ओरा वैली, भूटान। समय सन 1995। दो प्रेमी जोड़े पॉल और रूथी, ग्रेग और फियोना ओरा की घाटियों में हाइकिंग करने आए हुए थे। जंगल के रास्ते होते हुए वे लोग ओरा की खूबसूरत वादियों में आ पहुंचे, जहां के नजारे देख उनकी सारी थकावट दूर हो गई। लेकिन उसी पल वहां मौसम खराब होने लगा, इसलिए वे जल्द से जल्द वापस लौटने के बारे में सोचने लगे। तभी कहीं से पॉल के कानों में एक आवाज गूंजी, एक बांसुरी जैसी आवाज। पर अजीब बात थी कि पॉल के अलावा बाकी किसी को भी वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पॉल को वो आवाज पीछे कहीं से आ रही थी। वो ध्यान से उसे सुनता हुआ घाटी के दूसरे छोर की ओर जाने लगा। उस आवाज को सुनने के चक्कर में उसका ध्यान जमीन से हट गया और तभी अचानक वो उस घाटी में मौजूद एक बड़े से दर्रे में जा गिरा। ये देख उसके बाकी दोस्त परेशान हो उठे। उन्होंने पॉल को आवाज दिया, पर उन्हें पॉल का कोई जवाब नहीं आया। तब ग्रेग पॉल को बचाने रस्सियों के सहारे उस दर्रे में उतर आया। वो दर्रा काफी गहरा था और उसके अंदर एक गुफा थी, लेकिन पॉल वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ग्रेग टॉर्च लिए जब गुफा में आगे गया तो देखा कि पॉल एक जगह पर ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था, लेकिन वो ग्रेग की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इतने में ही जब ग्रेग ने टॉर्च की रोशनी आगे की तो अपने सामने एक भयानक दृश्य देख वो कांप उठा। उसके सामने एक कंकाल था, लेकिन वो इंसानी कंकाल से काफी बड़ा और अलग था। न जाने वो कैसा जीव होगा जिसके पीठ और कंधे से कई सारी हड्डियां बाहर निकली हुई थी और वो एक अजीब सी मुद्रा में मानो समाधि लिए बैठा था। उस कंकाल के सामने ढेर सारी हड्डियां रखी थी। वहीं पॉल लगातार उस कंकाल को घूरे जा रहा था। ग्रेग पॉल की खैरियत पूछता हुआ उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा, पर तभी पॉल ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुमने मुझे छुआ तो मारे जाओगे। ये सुनकर एक पल ग्रेग ने अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन फिर उसने पॉल के कंधे पर हाथ रख दिया। तभी पॉल सिसकियां भरता हुआ रोने लगा और अगले ही पल उसने कोई भी मूवमेंट करना बंद कर दिया। ग्रेग फौरन उसे गुफा से बाहर ले आया और उसे कंधे पर उठाकर उन घाटियों से निकलने लगा। एक तो उस जमाने में फोन नहीं था और ऊपर से वे लोग सड़क से 5 मील दूर एक सुनसान इलाके में थे, जहां वो किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। ग्रेग किसी तरह हिम्मत करके पॉल को उठाकर आगे बढ़ता रहा, पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। तभी उन्हें वहां पास ही एक पुराना घर दिखाई दिया। वे लोग मदद की उम्मीद में उस घर में आ गए, लेकिन वो घर बिल्कुल खाली पड़ा था। जल्द ही तूफान भी आने वाला था, इसलिए उन्होंने वहीं आसरा ले लिया। इसके बाद वे पॉल की जांच करने लगे। पॉल की सांसें चल रही थी, पर वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। ग्रेग को डर था कि कहीं पॉल कोमा में ना हो। ग्रेग ने रूथी से चेक करने को कहा कि कहीं उसे किसी इंसेक्ट ने तो नहीं काटा है। ये सुनकर रूथी ग्रेग को चेक करने लगी। इसी दौरान रूथी को पॉल के हाथ में इंसानी हड्डी से बनी बांसुरी जैसी कोई चीज मिली। रूथी ने उसे साइड में रख दिया। फिर रूथी और ग्रेग ने पॉल की अच्छे से जांच की, पर उन्हें पॉल के शरीर पर किसी भी प्रकार के जख्म नहीं मिले। अब ग्रेग ने बाहर जाकर मदद लाने की सोची, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बाहर बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था। वे लोग तूफान थमने का इंतजार करने लगे। इसी तरह रात हो गई। रूथी एक कमरे में पॉल के पास मायूस बैठी थी। तभी उसने पॉल के हाथ में मिली वो बांसुरी उठाई और उसे यूं ही फूंक मारकर बजाने लगी। अजीब बात थी कि उस बांसुरी से ठीक वैसी ही आवाज निकल रही थी जैसी पॉल को वादियों में सुनाई दी थी। उसे बजाते ही अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अगले ही पल कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट आने लगी। डरी सहमी रूथी ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वहीं ग्रेग और फियोना भी गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर भला वो आहट किसकी थी? रूथी ने एक पल सोचा, लेकिन फिर दरवाजा बंद कर दिया। इसी तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह तक भी पॉल की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। ये देख ग्रेग और फियोना रूथी को पॉल के पास छोड़कर आसपास का जायजा लेने गए, ताकि आसपास उन्हें कोई मदद मिल जाए। इसी तरह कुछ समय बीत गया। ग्रेग और फियोना अब तक वापस लौटकर नहीं आए थे। तभी उनकी राह तक रही रूथी को बाहर कुछ दूर एक काला साया सा नजर आया। रूथी फौरन घर से बाहर निकल आई और मदद के लिए आवाज लगाती हुई उस साये की ओर जाने लगी। पर रूथी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो साया उससे दूर जाता जा रहा था। ये देख रूथी घबराकर वहीं रुक गई। न जाने वो साया क्या था, जिसमें अंधकार के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल वो साया हवा में ऊपर उठ गया और तेजी से रूथी की ओर बढ़ने लगा। मारे डर के रूथी भागती हुई घर के अंदर आई और दरवाजा बंद करके एक चाकू लिए खड़ी हो गई। तभी उस साये ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अगले ही पल बाहर से ग्रेग और फियोना की आवाज आने लगी। वो रूथी को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगे। रूथी ने फौरन दरवाजा खोला। बाहर ग्रेग और फियोना ही थे।
रूथी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बाहर वो साया दिखाई दिया। इस पर ग्रेग और फियोना ने कहा कि उन्हें तो बस रूथी ही घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी। रूथी ने उनसे कहा कि इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है, उन्हें अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन ग्रेग ने उसे समझाया कि ऐसे तूफानी मौसम में उस सुरक्षित घर को छोड़कर जाना बेवकूफी होगी। इसी तरह दिन ढल गया। फिर रात के वक्त जब सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक रूथी के कानों में फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज पॉल की थी, जो अचानक होश में आ चुका था और रूथी के कानों में कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन गहरी नींद में सोई रूथी को वो एक सपने की तरह लग रहा था। फिर सुबह के वक्त जब रूथी, ग्रेग और फियोना नींद से जागे तो देखा कि पॉल घर से कहीं गायब हो चुका था। उन्होंने बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर बर्फ पर पॉल के कदमों के निशान थे, जो आगे पहाड़ियों तक गए हुए थे। वे तीनों पॉल के कदमों के निशान का पीछा करते हुए एक खाई पर बने ब्रिज तक आ पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि पॉल उस ब्रिज के पास ध्यान की मुद्रा में बैठा हड्डी से बनी उस फ्लूट को बजा रहा था। ये देख फियोना उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती हुई पूछने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है। लेकिन पॉल तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर दुख और पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। लेकिन वहीं अब ग्रेग पॉल से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। उसे लग रहा था कि पॉल बस सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। ग्रेग पॉल को जबरदस्ती वहां से ले जाने के लिए अड़ गया। इतने में ही पॉल ग्रेग की ओर देख कुछ बड़बड़ाया। तभी अचानक उधर रूथी को ना जाने क्या हुआ कि उसने अपनी चाकू निकाली और ग्रेग की पीठ पर चाकू घोंपती हुई उसे खाई में धकेल दिया। ये देख फियोना चीखती हुई खाई की ओर दौड़ी, पर तभी रूथी ने चाकू से उसकी गर्दन भी चीर डाली और उसे भी खाई में फेंक दिया। उस वक्त रूथी का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था, मानो वो किसी और के ही वश में हो। उसने एक नजर पॉल की ओर देखा और खुद भी खाई में छलांग लगा दी। पॉल एक बार फिर फ्लूट बजाता हुआ अपनी धुन में खो गया। इसी के साथ ये कहानी 23 साल आगे आ गई। अमेरिका का वेबस्टर मिल्स शहर, समय सन 2018। सुबह की जॉगिंग के बाद जेम्स लासोम्ब्रा अपने घर लौट रहा था। जेम्स एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था। जेम्स की पत्नी और बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। जेम्स खुद को उनकी मौत का दोषी मानता था और दुख और पछतावे में अपनी जिंदगी काट रहा था। इसी वजह से उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी और अब वो एक गन शॉप चलाता था। न जाने क्यों हर वक्त जेम्स के दिमाग में फुसफुसाहट भरी एक आवाज गूंजती रहती थी, जो कहती थी, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। ये आवाज हमेशा जेम्स को याद दिलाती रहती थी कि एक्सीडेंट के वक्त वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ नहीं था। आज जेम्स की पत्नी और बेटे को मरे 1 साल हो चुके थे। जेम्स शराब के नशे में डूबकर उस गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक पुराने बर्थडे कूपन से रेस्टोरेंट का बिल भरा। हालांकि वो बर्थडे कूपन एक्सपायर हो चुका था, पर फिर भी रेस्टोरेंट वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और तो और उन्होंने जेम्स को बर्थडे विश करके छोटी सी ट्रीट भी दी। इसके बाद जेम्स घर लौट आया। इसी दौरान जेम्स के पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड नोरा की बेटी अमेंडा जेम्स से मिलने आई। दरअसल अमेंडा के पिता की भी आज ही के दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अमेंडा जेम्स को दुखी देख उसे दिलासा देने लगी। उसने कहा कि पहले वो भी अपने पिता की मौत से टूट चुकी थी, पर अब उसे एक हकीकत पता चल चुकी है जिससे अब उसे कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। अमेंडा ने बताया कि इस दुनिया में कुछ भी असली नहीं है, जो कुछ भी है बस हमारे माइंड में है। हम जिस भी चीज के बारे में पूरी शिद्दत और फोकस के साथ सोचते हैं, उसे ही हम असलियत में लाते हैं। हालांकि अमेंडा की ये बात जेम्स को हजम नहीं हुई। इसके बाद अमेंडा वहां से चली गई। फिर अगली सुबह जेम्स जब सोकर उठा तो उसे उसकी पड़ोसी नोरा ने फोन करके अपने घर बुलाया। नोरा काफी परेशान थी क्योंकि अमेंडा घर से कहीं गायब हो गई थी। नोरा जेम्स को अमेंडा के बाथरूम में ले गई, जहां आईने पर खून से लिखा हुआ था, द एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया। उस वक्त तक नोरा पुलिस को भी कॉल कर चुकी थी। कुछ समय बाद पुलिस की एक टीम वहां आकर तहकीकात में जुट गई। अपनी तहकीकात में पुलिस ने पाया कि अमेंडा के कमरे से उसका सूटकेस और उसका सामान भी गायब था। साथ ही मिरर में लगा खून किसी जानवर का था। इससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद पिता की मौत के बाद अमेंडा का अपनी मां से रिलेशनशिप ठीक नहीं था। अमेंडा अपने दम पर आजादी से रहना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर घर छोड़कर चली गई। और रही खून से मिरर में लिखने वाली बात, तो पुलिस का मानना था कि अमेंडा ने ये सब नोरा को परेशान करने के लिए किया था। हालांकि नोरा इस नतीजे से काफी नाराज थी। उसका कहना था कि अमेंडा उससे बहुत प्यार करती थी। उसे यकीन था कि अमेंडा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इस पर जेम्स ने नोरा को हौसला देते हुए कहा कि वो अपनी तरफ से भी अमेंडा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा।
इसी दौरान जेम्स को अमेंडा की एक किताब में पॉन्टिफेक्स नाम के एक इंस्टीट्यूट का पर्चा मिला, जिसके पीछे टल्पा लिखा हुआ था। हालांकि जेम्स को भी टल्पा का मतलब समझ नहीं आया। उसने वो पर्चा अपने पास रख लिया। इसके बाद जेम्स नोरा से अमेंडा के दोस्तों की लिस्ट लेकर सीधे अमेंडा के स्कूल जा पहुंचा। वहां जेम्स अमेंडा की बेस्ट फ्रेंड डेवारा से मिला। न जाने क्यों डेवारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जेम्स के बुलाने पर डेवारा उसकी कार में आकर बैठ गई। तभी अचानक डेवारा को भीड़ में एक काला साया नजर आया और पलक झपकते ही गायब हो गया। ये काला साया वही था जो 23 साल पहले भूटान में रूथी को दिखाई दिया था। उसे देख डेवारा सहम गई। इसी दौरान जेम्स ने डेवारा से पूछा, क्या तुम किसी एम्प्टी मैन के बारे में जानती हो? एम्प्टी मैन का नाम सुनते ही डेवारा और ज्यादा दहशत में आ गई। वो जेम्स को एक घटना के बारे में बताने लगी। ये घटना 2 दिन पहले हुई थी, जब शाम के वक्त अमेंडा और डेवारा अपने बाकी दोस्तों के साथ एक ब्रिज से होते हुए घर लौट रहे थे। तभी अमेंडा को ब्रिज पर एक खाली बोतल पड़ी मिली। अमेंडा ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोगों को द एम्प्टी मैन के बारे में पता है? इस पर सभी ने ना में जवाब दिया। अमेंडा ने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें किसी ब्रिज पर एक बोतल पड़ी मिले और उस वक्त अगर तुम अपने मन में द एम्प्टी मैन का नाम दोहराते हुए उस बोतल पर फूंक मारकर उसे बजाओ तो तुम्हें द एम्प्टी मैन के आने की आहट सुनाई देगी। अगर तुमने एम्प्टी मैन को बुलाया तो पहले दिन तुम्हारे दिमाग में बस एम्प्टी मैन का नाम आता रहेगा, दूसरे दिन वो तुम्हें दिखाई देगा और तीसरे दिन वो तुम्हारे बिल्कुल करीब होगा और तब तुम्हारे साथ कुछ भयानक घटेगा। तो क्या तुम लोगों में द एम्प्टी मैन को बुलाने की हिम्मत है? हालांकि अमेंडा के कुछ दोस्त ये कहानी सुनकर ही बुरी तरह डर गए थे, पर वहीं एक लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए अमेंडा से बोतल लिया और एम्प्टी मैन के बारे में सोचता हुआ उसे फूंक मारकर बजाने लगा। इसके बाद बाकी लोगों ने भी बारी बारी एम्प्टी मैन के बारे में सोचते हुए बोतल को बजाया। इसके बाद अमेंडा बोतल लेकर ब्रिज के बीचों बीच ध्यान की मुद्रा में बैठ गई और बोतल को बजाते हुए द एम्प्टी मैन का नाम जपने लगी। तभी अचानक हवा का एक झोंका उनके करीब से गुजरा और उसी पल सामने अंधेरे पुल से उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। वे सभी सहम गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सामने से कोई इंसान आ रहा होगा, लेकिन तभी उन्हें किसी के दौड़कर उनकी ओर आने की आवाज सुनाई देने लगी। पर अजीब बात थी कि सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मारे डर के वे सभी अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भाग निकले। इस घटना के बारे में सुनने के बाद जेम्स ने डेवारा से पूछा, क्या उस रात के बाद तुम अमेंडा से मिली थी? इस पर डेवारा ने बताया कि अमेंडा आखिरी बार उसे एक मॉल में दिखी थी। वो उनके दोस्त ब्रेंडन के कानों में कुछ बड़बड़ा रही थी। इतने में ही अचानक डेवारा को सड़क के किनारे कुछ लोग कतार में बैठे नजर आए। हालांकि जेम्स उन लोगों को नहीं देख पा रहा था। डेवारा ने जेम्स को उस बारे में कुछ नहीं बताया और डरी सहमी वहां से निकल गई। इसके बाद जेम्स ने ब्रेंडन और अमेंडा के बाकी दोस्तों के बारे में पता किया, पर अजीब बात थी कि अमेंडा की ही तरह उसके सारे दोस्त लापता थे। वहीं जेम्स को अमेंडा की एक लापता फ्रेंड लीजा के घर में भी पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट का एक पर्चा दिखा। जेम्स ने तुरंत नोरा को कॉल किया और उसे अमेंडा के दोस्तों के लापता होने की खबर दी और साथ ही ये भी पूछा कि क्या अमेंडा पॉन्टिफेक्स नाम के किसी इंस्टीट्यूट में जाती थी। इस पर नोरा ने कहा कि अमेंडा ने उसे कभी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बताया। इसके बाद जेम्स आगे की तहकीकात करने उस ब्रिज पर आ गया जहां अमेंडा और उसके दोस्तों ने द एम्प्टी मैन को बुलाने वाला खेल खेला था। वहीं ब्रिज पर थोड़ा आगे जाते ही जेम्स को वो बोतल पड़ी मिली। जेम्स ने भी उस बोतल पे फूंक मारकर उसे बजाया। तभी अचानक ही एक हवा का झोंका उसके पास से भी गुजरा और अगले ही पल चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हालांकि जेम्स को किसी के कदमों की आहट तो नहीं आई, पर उसे कहीं से कुछ लोहे से टकराने जैसी आवाज आई। उसने देखा कि वो आवाज ब्रिज पर मौजूद एक खुले हुए मैन होल से आ रही थी। जेम्स जैसे ही उस मैन होल के अंदर गया तो वहां एक भयानक मंजर देख उसकी कंपकपी छूट गई। वहां एक कतार में अमेंडा के सारे दोस्तों की लाशें लटक रही थी। देखकर लग रहा था जैसे उन सब ने एक ही सुसाइड कर लिया हो। वो आवाज उनके जूतों के लोहे पे टकराने से आ रही थी और वहीं एक दीवार पर खून से लिखा था, द एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया। जेम्स ने उसी वक्त पुलिस को इत्तला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अमेंडा के सारे दोस्तों की लाशें बरामद कर ली। इसी दौरान दूसरी ओर डेवारा एक स्पा में स्टीम बाथ ले रही थी। तभी वो काला साया अचानक ही वहां प्रकट हो गया और डेवारा की गर्दन दबोच ली। उसके हाथ में एक सीजर था जिसे वो बेतहाशा डेवारा के चेहरे पर घोंपने लगा, पर अगले ही पल वो साया कहीं गायब हो चुका था और डेवारा खुद ही अपने चेहरे पर सीजर घोंपे जा रही थी। उस सीजर के वार से डेवारा ने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने डेवारा की भी लाश बरामद की
उसकी लाश के पास भी द एम्प्टी मैन लिखा हुआ था। कुछ समय बाद जेम्स को भी डेवारा के मौत की खबर मिल चुकी थी। जेम्स को इन सब मौतों के पीछे पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट का कोई कनेक्शन लग रहा था। वो इंटरनेट पर पॉन्टिफेक्स और टल्पा शब्द के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे पता चला कि पॉन्टिफेक्स एक कल्ट सोसाइटी है जो तिब्बती बौद्ध धर्म के एक विचार को मानती है, जिसके मुताबिक मन में आने वाले किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचकर और धार्मिक रिचुअल्स के जरिए उसे असलियत में प्रकट किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी इंसान को भी मन की शक्ति से प्रकट किए हुए उस इंसान को ही टल्पा कहा जाता है। किसी टल्पा को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया था, थॉट प्लस कंसंट्रेशन प्लस टाइम इज इक्वल टू फ्लैश। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लंबे समय तक गहराई से किसी इंसान के बारे में सोचेंगे और उसका ध्यान करेंगे तो वो इंसान यानी कि टल्पा असलियत में प्रकट हो जाएगा। वहीं इंटरनेट पर जेम्स को एक कैबिन की तस्वीर दिखी जहां सन 1991 में पॉन्टिफेक्स सोसाइटी के कुछ मेंबर्स टल्पा को क्रिएट करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन उस कैबिन में कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे मेंबर्स मारे गए। ये जानकारी मिलने के बाद जेम्स अगली सुबह ही पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट में आया, जहां पॉन्टिफेक्स कल्ट का लीडर आर्थर पार्सन्स एक स्पीच दे रहा था। अपनी स्पीच में आर्थर ने एक मैसेज दिया कि इस दुनिया में आपने कुछ भी खोया नहीं है, बस आपको ज्यादा की तलाश है। अंत में आर्थर ने कहा कि ये संदेश हमें सीधे द एम्प्टी मैन से आया है। एम्प्टी मैन का नाम सुनकर जेम्स चौंक गया। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद जेम्स आर्थर से मिला और उससे द एम्प्टी मैन के बारे में पूछा। इस पर आर्थर ने बताया कि द एम्प्टी मैन एक सुपर नेचुरल एंटिटी यानी कि एक अलौकिक शक्ति है। वे सब द एम्प्टी मैन के फॉलोअर्स हैं। उसने कहा कि एम्प्टी मैन अपने फॉलोअर्स की हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम उनके आदेशों का पालन करते रहें। ये बताकर आर्थर वहां से चला गया। इसके बाद जेम्स ने गैरेट नाम के एक फॉलोअर लड़के को अमेंडा की फोटो दिखाकर पूछा कि क्या अमेंडा भी यहाँ आती थी। इस पर गैरेट ना में जवाब देकर वहां से चला गया। फिर जेम्स चोरी छुपे उस इंस्टीट्यूट की छानबीन करने लगा, लेकिन इंस्टीट्यूट के 2 स्टाफ ने जेम्स को देख लिया और उसे पीछे के रास्ते से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहीं पीछे के दरवाजे पर गैरेट बैठा स्मोक कर रहा था। उसने जेम्स को बुलाया और बताया कि अमेंडा पहले यहाँ थी, पर अब उसे पॉन्टिफेक्स के एक सीक्रेट कैंप में भेज दिया गया है, जहाँ वे लोग कुछ रिचुअल्स करने वाले हैं। ये सुनकर जेम्स गैरेट से उस कैंप का एड्रेस लेकर उसी वक्त कैंप के लिए निकल पड़ा। जेम्स जब वहां पहुंचा तो वहां उसे एक पुराना कैबिन दिखा। जेम्स ने जब उस कैबिन की छानबीन की तो उसे वहां अमेंडा और उसके सारे दोस्तों की फाइल्स मिली, जिसमें उनका सारा बायोडेटा था। इससे जेम्स को समझ आया कि अमेंडा और उसके दोस्तों ने पॉन्टिफेक्स सोसाइटी ज्वाइन की थी। लेकिन तभी जेम्स को वहां अपने नाम की भी एक फाइल मिली। हालांकि वो फाइल खाली थी, पर अपने नाम की फाइल वहां देख जेम्स को झटका लगा। इसके बाद जेम्स वहीं मौजूद एक दूसरे कैबिन में गया। वहां कुछ पुराने वीडियो टेप रखे हुए थे। जेम्स ने एक वीडियो टेप प्ले किया। उस वीडियो में पॉन्टिफेक्स के कुछ फॉलोअर्स टल्पा को क्रिएट करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक घेरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उनके बगल में रखी कुर्सी पर एक अजीब सा इंसान प्रकट हो गया। शायद वो उन फॉलोअर्स की सोच से जन्मा एक टल्पा था, लेकिन वो अजीब था। उसके हाथ में 6 उंगलियां थी और उसकी आंखें भी किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। अगले फुटेज में वो प्राणी अपने ही शरीर को नाखूनों से कुरेद कर अपना खून निकाल रहा था और उस खून से दीवार पर कोई चित्र बनाता दिख रहा था। जेम्स ने देखा कि वो चित्र अब भी कैबिन की दीवार में बनी हुई थी। उस चित्र में कोई ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कुछ हद तक भूटान के उस दर्रे में मौजूद स्केलेटन की तरह लग रहा था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। आगे के फुटेज में वो टल्पा कैमरे की ओर घूरने लगा और इतने में ही वीडियो फुटेज बंद हो गया। इसके बाद जेम्स उस कैबिन से बाहर आया। तब तक रात हो चुकी थी। तभी उसे जंगलों के बीच एक रोशनी सी नजर आई। वो टॉर्च लिए जब उस रोशनी की ओर गया तो देखा कि वहां पॉन्टिफेक्स सोसाइटी के ढेर सारे फॉलोअर्स आग के चारों ओर घेरा बनाए कोई रिचुअल कर रहे थे। इसी दौरान जेम्स को वो आग की लपटें आसमान की ओर जाती नजर आने लगी और उसका सिर घूमने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ पहले जैसा नजर आने लगा। जेम्स ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा, पर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जेम्स जब पीछे मुड़ा तो देखा कि वो सारे फॉलोअर्स एकजुट होकर उसे ही घूर रहे थे। तभी अचानक वो जेम्स का पीछा करने लगे। ये देख जेम्स अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और कार लेकर निकल गया। जेम्स सीधा पुलिस स्टेशन आया और पुलिस को अमेंडा और उसके दोस्तों की वो फाइल दिखाते हुए सारी बात बताई।
और कहा कि जरूर अमेंडा के दोस्तों की मौत में पॉन्टिफेक्स सोसाइटी का ही कोई हाथ है। लेकिन पुलिस ने जेम्स की दलीलें सुनने के बजाय उसे उस केस से दूर रहने की चेतावनी दी और उससे वो फाइल्स भी जब्त कर ली। इसके बाद जेम्स घर लौट आया। फिर रात के वक्त जेम्स जब गहरी नींद में था तो उसे अपनी पत्नी और बेटे के मौत का सपना आया। दरअसल जेम्स खुद को अपनी पत्नी और बेटे के मौत का जिम्मेदार इसलिए मानता था क्योंकि उनके एक्सीडेंट के वक्त जेम्स अपनी पड़ोसी नोरा के साथ हुकअप कर रहा था। जेम्स को हमेशा ये दुख होता था कि अगर वो उस वक्त अपने परिवार के साथ होता तो वो बच जाते। तभी अचानक ही जेम्स को सपने में खाली कमरे में एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दी। जेम्स अचानक उस सपने से जाग उठा, लेकिन जेम्स अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। तभी अचानक उसे दरवाजे से उठता वो काला साया नजर आया, जिसने अगले ही पल जेम्स पर हमला कर दिया। जेम्स डर के मारे एक कोने में दुबक गया और वहां पड़ा एक बैट उठा लिया, लेकिन तभी वो साया अचानक गायब हो गया। जेम्स को लगा कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन था। फिर अगली सुबह जेम्स पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट के बाहर नजर रख रहा था। तभी उसे गैरेट और कुछ बच्चे एक कार में कहीं जाते हुए दिखे। जेम्स उनका पीछा करने लगा। आगे उन्होंने कुछ और बच्चों को पिकअप किया और एक हॉस्पिटल में आ गए। जेम्स भी उनके पीछे उस हॉस्पिटल में घुस गया। तभी वे लोग हॉस्पिटल में एक वार्ड में आए जहां बेड पर एक मरीज बेहोश पड़ा था। वे लोग उस मरीज के आगे घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। जेम्स वहां से लौट गया। आखिर हॉस्पिटल में मौजूद वो मरीज कौन था और पॉन्टिफेक्स के मेंबर्स उससे क्या प्रार्थना कर रहे थे? इस सच्चाई का पता लगाने के लिए जेम्स उसी रात पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट में चोरी छुपे घुस आया। जेम्स ने वहां हॉस्पिटल में एडमिट उस मरीज की फाइल ढूंढ निकाली, लेकिन अजीब बात थी कि उस फाइल में उस आदमी का नाम या एड्रेस कुछ नहीं लिखा था। तभी उस आदमी के डॉक्यूमेंट के बीच जेम्स को एक बार फिर अपने नाम की फाइल मिली। जेम्स ने जब उस फाइल को खोलकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उस फाइल में जेम्स का सारा बायोडेटा था, साथ ही उसमें जेम्स की पत्नी और बेटे की तस्वीर भी थी। बस इतना ही नहीं, उसमें वो बर्थडे कूपन भी था जिसे शुरुआत में जेम्स ने उस रेस्टोरेंट में यूज किया था। यहाँ तक कि उसमें उस दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी था जो वो डिप्रेशन के लिए लेता था। जेम्स इस बात से हैरान था कि आखिर पॉन्टिफेक्स सोसाइटी को उसका बायोडेटा और वो फोटोग्राफ्स मिले कहां से। तभी जेम्स को एक तस्वीर मिली जिसे देख वो दंग रह गया। उस तस्वीर में जेम्स एक खाली कमरे में बिना कपड़ों के एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो तस्वीर देख जेम्स का दिमाग ही घूम गया। सच्चाई के तह तक जाने के लिए जेम्स एक बार फिर उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां वो मरीज एडमिट था। वहां जेम्स ने एक नर्स को अपना परिचय एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर दिया और उस नर्स से उस मरीज के बारे में पूछा। इस पर नर्स ने बताया कि उस आदमी का नाम पता कोई नहीं जानता। वो आदमी 23 सालों से कोमा में है। वो 1 साल पहले ही इस हॉस्पिटल में आया है। उससे पहले वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में था। ये सुनकर जेम्स ने पूछा, उसके हॉस्पिटल का बिल कौन भरता है? इस पर नर्स ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि उससे मिलने हर रोज ढेर सारे विजिटर्स आते रहते हैं। इस वक्त भी एक विजिटर उसके रूम में ही है। ये सुनकर जेम्स जब उस आदमी के कमरे में गया तो देखा कि वहां अमेंडा उस आदमी की देखरेख कर रही थी। उसे देख जेम्स चौंक उठा। उसने कहा, अमेंडा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? इस पर अमेंडा ने कहा, ये कौन है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये शख्स द एम्प्टी मैन के होस्ट हैं। ये एक एंटेना की तरह है जो द एम्प्टी मैन के संदेश को ट्रांसमिट करके हमारे मन तक पहुंचाते हैं। ये सुनकर जेम्स ने मन ही मन सोचा कि कल्ट से जुड़कर अमेंडा का भी दिमाग खराब हो गया है। उसने नोरा को अमेंडा की खबर देने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नोरा ने जेम्स को पहचानने से ही इनकार कर दिया और रॉन्ग नंबर कहकर फोन कट कर दिया। इसी दौरान उधर उस आदमी का चेहरा सामने आया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल था। वही पॉल जो शुरुआत में भूटान की वादियों में जाने के दौरान दर्रे में गिर गया था, जिसके बाद उसके साथ भयानक घटनाएं घटी थी। दरअसल उस दर्रे में जो स्केलेटन था वो द एम्प्टी मैन के पुराने मैसेंजर का था, जिसकी लाश 500 सालों से उस दर्रे में दफन थी। उसे 500 सालों से उसकी जगह लेने के लिए किसी इंसान की तलाश थी, लेकिन उसकी जगह कोई ऐसा इंसान ले सकता था जिसका मन पछतावे से भरा हो। उसे पॉल के रूप में वो इंसान मिल चुका था। दर्रे में गिरने के बाद जब पॉल ने उसे छुआ होगा तो उसकी शक्ति पॉल के अंदर समा गई होगी। वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने रूथी को पोजेस करके अपने बाकी दोस्तों के साथ उसे भी मार डाला। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं थी कि पॉल पॉन्टिफेक्स सोसाइटी को कैसे और कहां मिला। अमेंडा ने जेम्स को पॉल के बारे में बताते हुए कहा, जल्द ही इनकी मौत होने वाली है क्योंकि इंसानी शरीर इन शक्तियों के साथ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता।
इसलिए हमें एक दूसरे इंसान की जरूरत थी जो इनकी जगह ले सके और द एम्प्टी मैन के संदेश को हम तक ट्रांसमिट कर सके। पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनकी जगह लेने वाले इंसान को ढूंढने के बजाय हमने उसे मन की शक्ति से मैनिफेस्ट यानी कि प्रकट करने का फैसला किया। हमने एक टल्पा को क्रिएट करने का फैसला किया। बस इतना सुनते ही अचानक जेम्स का सिर घूमने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि असल में पॉन्टिफेक्स सोसाइटी ने द एम्प्टी मैन का होस्ट बनने के लिए जिस टल्पा को क्रिएट किया था वो जेम्स ही था। अमेंडा ने जेम्स से कहा, तुम कोई असली इंसान नहीं हो बल्कि एक टल्पा हो जो 3 दिन पहले ही हमारी सोच से जन्मे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी पत्नी और बच्चे की जो भी यादें हैं वो सब हमने डाली हैं। तुम सोच रहे होंगे कि मुझे तुम्हारे और मेरे मॉम के अफेयर के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैंने ही तुम्हारी बायोग्राफी लिखी है, एक स्क्रिप्ट की तरह कि तुम कैसे दिखोगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ। तुम्हें टल्पा का वो फॉर्मूला तो याद होगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे ध्यान के साथ किसी इंसान के बारे में सोचें तो वो इंसान किसी जादू की तरह प्रकट हो जाएगा। हमारी सोसाइटी के सारे लोगों ने मिलकर एक सेशन किया जिसमें सभी ने पूरे कंसंट्रेशन के साथ तुम्हारे बारे में सोचा और ये मान लिया कि तुम सचमुच में हो, और तब तुम किसी जादू की तरह प्रकट हो गए। हालांकि हमने पहले भी कई टल्पा क्रिएट किए थे, पर फिर हमें पता चला कि द एम्प्टी मैन का होस्ट बनाने के लिए किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पछतावा और डर होना जरूरी है। इसलिए हमने तुम्हारे अंदर तुम्हारी फैमिली को खोने का पछतावा भर दिया। मेरी मॉम और वो पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे साथ मिले हुए हैं। हमने अब तक तुम्हारे साथ जो भी किया वो सब तुम्हारे अंदर डर और पछतावे को बढ़ाने के लिए किया, और अब तुम तैयार हो चुके हो द एम्प्टी मैन का होस्ट बनने के लिए। ये सच्चाई सामने आते ही जेम्स जैसे पागल सा हो गया। तभी अचानक उसका कॉन्शियस माइंड उसी गुफा में जा पहुंचा जहां वो स्केलेटन मौजूद था। तभी देखते ही देखते उस स्केलेटन से एक साया बाहर निकल आया और वो जेम्स के मुंह के जरिए उसके अंदर समा गया। अब जेम्स पूरी तरह एम्प्टी मैन का एक होस्ट बन चुका था। जेम्स ने पहले तो पॉल को गोली मारकर खत्म कर दिया, उसके बाद वो बाहर आया। उस वक्त उस हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ भी द एम्प्टी मैन के ही फॉलोअर्स थे। वे सभी जेम्स के आगे घुटनों के बल झुक गए और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।